हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी जोन प्लेटफॉर्म पर। आज मैं आप लोगों के सामने फिर प्रस्तुत हुई हूँ साइकोलॉजी की एक नई क्लास को लेकर। साइकोलॉजी में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कोहलरबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। इसको आज हम विस्तार पूर्वक और अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस आता है तो उसको आप कर पाएँ, आपसे छूटे नहीं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कोहलरबर्ग कौन थे। कोहलरबर्ग का जन्म 25 अक्टूबर 1927 ब्रॉन्सविले, न्यूयॉर्क में हुआ था। कोहलरबर्ग अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे, यानी कि ये अमेरिका के निवासी और एक मनोवैज्ञानिक थे। तो क्वेश्चंस पूछा भी जा चुका है कि जो कोहलरबर्ग है वो कहाँ के निवासी थे, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे कि कोहलरबर्ग जो है वो अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने नैतिक विकास के चरण का सिद्धांत दिया है और इस सिद्धांत को इन्होंने 3 लेवल यानी कि 3 स्तरों में विभाजित किया है और उसके 6 स्टेजेस हैं, यानी कि 1, 2, 3, ये 3 स्तर हैं इसके, यानी कि 3 लेवल हैं और हर लेवल के अंतर्गत 2-2 स्टेजेस हैं, यानी कि ये 6 स्टेजेस हैं। इन्हीं 3 स्तर और जो 6 स्टेजेस दे रखे हैं, इसी को हम अच्छे से और विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे। आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि कोहलरबर्ग ने जो अपना सिद्धांत दिया है नैतिक विकास का, इसके अंतर्गत इन्होंने 3 लेवल दिए हैं, यानी कि 3 स्तर दिए हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से भी बनता है, यहाँ से भी पूछा जा चुका है कि कोहलरबर्ग ने कितने जो है स्तर दिए हैं नैतिक विकास के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस थ्योरी को और समझने की हम कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि ये एक स्टोरी है जो कोहलरबर्ग ने अपनी इस थ्योरी को डेवलप करने के लिए मतलब इस थ्योरी के माध्यम से ही अपनी इस कहानी के माध्यम से ही, जो आप स्टोरी देख रहे हैं इस कहानी के माध्यम से ही इन्होंने अपनी इस थ्योरी का डेवलप किया है। अब ये है क्या, हेंज की दुविधा, ये क्या है। इसकी अगर हम बात करें तो ये जो इस बुक का जो प्रकाशन है 1984 में द साइकोलॉजी ऑफ मोरल डेवलपमेंट के नाम से हुआ था। इसको आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि क्वेश्चंस कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। अब एग्ज़ाम का लेवल इतना हाई हो गया है कि क्वेश्चंस हमारी सोच के बाहर से आ जाते हैं। हम उस चीज़ को देखते हैं परंतु पढ़ते नहीं, क्वेश्चंस वहाँ से आ जाते हैं। तो हम कोई भी ऐसा पॉइंट है जिसको हम नहीं छोड़ेंगे ताकि हमारा क्वेश्चंस जो है वो छूटे नहीं। तो अब हेंस के डिलेमा या फिर हेंज की दुविधा, ये स्टोरी क्या है। ये स्टोरी, इस स्टोरी के माध्यम से ही जो कोहलरबर्ग हैं वो हर स्तर के बच्चे, यानी कि हर एज के बच्चे, जैसे कि 3 साल का है, 5 साल का है, 6 साल का, 8 साल, 12 साल, 15 साल, इस तरीके के हर उम्र के बच्चों को वो ये कहानी सुनाते हैं जो ये हेंज की दुविधा दे रखी है। ये कहानी सुनाते हैं और हर बच्चे से क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके क्या आंसर आते हैं, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपनी इस थ्योरी का जो है डेवलप किया, इस थ्योरी का विकास किया या फिर निर्माण किया। अब हेंज डिलेमा है क्या। जैसे कि हेंज डिलेमा या फिर हेंज की दुविधा की, अगर इस कहानी की स्टोरी की हम बात करें तो ये जो आपको दिख रहा है ये आदमी, ये हेंज है और ये जो लेडी इस बिस्तर पे सोई लेटी हुई है, ये इसकी पत्नी है जो बहुत बीमार है। इतनी बीमार है कि इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है और कहा है ये बात कि एक दवा है, एक मेडिसिन है, अगर वो ये हेंज उसको लाके दे देता है तो वो शायद उसकी पत्नी को बचा पाए। परंतु वो दवा एक ही मेडिकल स्टोर में मिलती है, सिर्फ एक ही मेडिकल वाले के पास है और वो दवा उसको दुगने तिगने दामों में बेच रहा है क्योंकि वो दवा इतने समय बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट है, लोगों को चाहिए, इसलिए वो बहुत हाई रेंज में, हाई रेट पर बेच रहा है। अब जैसे कि अब कोरोना आया था, कोरोना के टाइम पर आपने देखा कि बहुत सी ऐसी वस्तुएं थी या फिर बहुत सी ऐसी मेडिसिन्स थी जो बहुत महंगी हो गई थी। तो उसी प्रकार आप उसी समय का दौर समझ लीजिए कि वो दवा इतनी इम्पोर्टेंट है कि अगर इसकी पत्नी को वो दवा नहीं मिली तो वो मर जाएगी। तो अब ये क्या, ये गरीब इतना गरीब है कि उस दवा को खरीद नहीं सकता है क्योंकि वो दुगने तिगने दामों में भी बिक रही है। अब उसके पास बहुत सी मतलब दुविधाएं आती हैं, उसके अंदर ऐसा, उसको ऐसा फील होता है, असमंजस में पड़ जाता है कि करे तो क्या करे, वो क्या करे, अपने दोस्त से पैसा उधार ले ले पर वो इतना गरीब है कि उसको कोई उधार भी नहीं देगा। वो मेडिकल वाले से कह दे कि मैं आपको थोड़े थोड़े पैसे चुका दूंगा पर ये दवा मुझे दे दो, या फिर वो सोचता है कि मैं चोरी कर लेता हूँ क्योंकि वो अपनी पत्नी को बचाना चाहता है, वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है और उसको बचाना चाहता है।
अब वो करे तो क्या करे। तो वो बहुत सोचने के बाद वो फाइनली यही सोचता है कि मैं जाता हूँ और दवा चोरी करके ले आता हूँ, क्योंकि उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो दवा खरीद पाए। तो वो जाता है, दवा चोरी करके लाता है, डॉक्टर को देता है, और क्या होता है, उसकी पत्नी बच जाती है। परंतु पुलिस को पता चल जाता है। पुलिस क्या करती है, इसको लेके जाती है, जेल में डाल देती है। तो इस कहानी को ये बच्चों को सुनाते हैं, बच्चों से क्वेश्चन करते हैं। जैसे बच्चों से पूछते हैं कि अगर इसने हैंज ने चोरी की तो क्या ये ठीक किया उसने या गलत किया, चोरी करना अच्छी बात है या बुरी बात है। मान लीजिए 3 साल या 4 साल के बच्चों से पूछता है, तो वहाँ पर बच्चा क्या जवाब देता है, बच्चा कहता है नहीं, चोरी नहीं करनी चाहिए, चोरी करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी। वही सवाल वो और बड़े बच्चे से पूछता है, तो हो सकता है बच्चा कहे कि नहीं, उसने चोरी की तो ठीक है, नहीं उसकी पत्नी मर जाती, अपनी पत्नी को उसने बचाया, चोरी किया तो कोई बात नहीं। तो इस तरीके के आंसर जो उनको मिले, बहुत से उन्होंने क्वेश्चन किए अलग अलग बच्चों से, उम्र के बच्चों से, और उनको अलग अलग आंसर भी मिले। तो इसके आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि बच्चा जब अपने वातावरण में होता है, अपने समाज में होता है, लोगों के बीच में होता है, तो जिस प्रकार से वो उस समाज में रहता है, जिस प्रकार से चीज़ों को देखता है, समझता है, उसी के आधार पर उसके विचारों का निर्माण होता है, अपने विचारों को बनाने लगता है, और उसी प्रकार के नैतिक आचरण को वो जो है अडॉप्ट करता है, उसी प्रकार का व्यवहार वो करता है। तो इस थ्योरी को इन्होंने जब डेवलप किया, तो उसके अंतर्गत उन्होंने इस थ्योरी को स्तरों में विभाजित किया। जैसे कि हमने अभी पीछे देखा भी, उन्होंने 3 स्तर दिए हैं और 6 स्टेजेस दी हैं। तो इन स्टेजेस और स्तरों के माध्यम से ही हम इस थ्योरी को आगे देखेंगे, जिससे कि हमारी समझ में और अधिक आएगा कि थ्योरी आखिर कहना क्या चाहती है। तो आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि इस थ्योरी में है क्या। अब जैसे कि इन्होंने जो 3 स्तर दिए हैं, यानी कि जो नैतिक विकास के सिद्धांत के जो 3 लेवल दिए हैं, वो है, सबसे पहला है पूर्व परंपरागत स्तर, यानी कि प्री कन्वेंशनल लेवल। दूसरा है अपरंपरागत स्तर, यानी कि कन्वेंशनल लेवल। तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। अब इसके अंतर्गत जैसा कि अभी आपने देखा भी कि 6 स्टेजेस हैं, दो दो करके। तो पहली है दंड एवं आज्ञाकारिता उन्मुक्ता, यानी कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। दूसरी है व्यक्तिगता और आदान प्रदान उन्मुक्ता, इंडिविजुअलाइजेशन एंड फेयर एक्सचेंज ओरिएंटेशन। अब इसके अंतर्गत अगर हम देखें परंपरागत स्तर के अंतर्गत, तो सबसे पहले अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। दूसरी है कानून तथा सामाजिक क्रम नियंत्रण अभिविन्यास। और तीसरा स्तर देखें उत्तर परंपरागत स्तर, इसके अंतर्गत सामाजिक अनुबंध तथा व्यक्तिगत अधिकार अभिविन्यास। और अगला है सार्वभौमिक सिद्धांत अभिविन्यास। ये स्टेजेस इन्होंने दिए हैं। तो सबसे पहले हम पहले स्तर को अच्छे से देखने वाले हैं, इसको पढ़ने वाले हैं कि जो पहली स्टेज है उसके अंतर्गत क्या है। इसी क्रम में हम तीनों स्टेजेस, जो तीनों स्तर हैं, इनको और उनके स्टेजेस को अच्छे से देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम अपनी पहली अवस्था को देखते हैं। जो पहली स्टेज है या फिर पहला जो लेवल है, पूर्व परंपरागत स्तर या प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर या पूर्व नैतिक स्तर, इन नामों से भी इसको जाना जाता है। तो इन सभी नामों को भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अंतर्गत 4 to 10 ईयर्स के बच्चों को हम जो है ले सकते हैं कि इनके जो नैतिक मूल्य हैं वो किस प्रकार डेवलप हो रहे हैं। अब जो पहला स्टेज है आज्ञाकारिता एवं दंड की अवस्था। अब आज्ञाकारिता या फिर दंड की अवस्था क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके घर में कोई बच्चा है, छोटे बच्चे हैं, मम्मी पापा उनको कोई काम देते हैं, या भाई बहन या दादा दादी, घर में कोई भी है, उनको कोई ना कोई काम करने के लिए देता है। तो अगर वो बच्चे काम नहीं करते हैं तो क्या होता है, उनको पनिशमेंट मिलती है, उनको दंड मिलता है। तो उस दंड से बचने के लिए बच्चे क्या करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, जो भी मम्मी पापा कहते हैं उसको करते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर मैं ये काम नहीं करूँगा तो मुझे पिटाई, मतलब मेरी पिटाई होगी, अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मम्मी मुझे मारेगी। या फिर बच्चा खेल रहा है, अपना कोई खिलौना है उसको तोड़ देता है तो मम्मा उसको डांटती है। तो वो जान रहा है कि आइंदा से मैं इस खिलौने को नहीं तोड़ूंगा, वरना मुझे पनिशमेंट मिलेगी, मुझे मार मिलेगी, या फिर मुझे मेरी कोई फेवरेट चीज़ है वो खाने को नहीं मिलेगी। तो इस प्रकार बच्चों को यहाँ पर किस प्रकार का नैतिक विकास हो रहा है, तो बच्चा जान रहा है कि अगर मैं गलती करता हूँ तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी,
अगर मैं आज्ञा का पालन करता हूँ तो मैं पनिशमेंट से बच जाऊँगा। तो यहाँ पर यदि बच्चे अपने से बड़ों का आज्ञा का पालन करते हैं, अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करते हैं, तो उनकी प्रशंसा होती है तथा दंड से बचते हैं। फर्स्ट जो लेवल है उसके अंदर जो पहली स्टेज है उसमें क्या कह रहा है, यही कह रहा है कि बच्चा जो है वो अपने जो है वो अपने से बड़ों की आज्ञा जो उनको आदेश मिलता है अपने से बड़ों के द्वारा, उनको वो पूर्ण करता है। क्यों पूर्ण करता है? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसको क्या मिलेगा, उसको दंड मिलेगी, उसको पनिशमेंट मिलेगी या फिर उसको सज़ा मिलेगी। तो उससे बचने के लिए वो ऐसा करता है, यानी कि आज्ञा का पालन करता है। आप इसको ध्यान में रखेंगे। स्टेजेस भी पूछ ली जाती हैं कि जो पहली अवस्था है यानी कि जो पूर्व नैतिक स्तर है उसके अंतर्गत कौन सी स्टेजेस आती हैं, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो आप इनके स्तरों को भी ध्यान में रखेंगे कि पहली के अंदर कौन सी है, दूसरी के अंदर कौन कौन सी है और तीसरी के अंदर कौन कौन सी है। और दूसरी आती है अहम केंद्रिता की अवस्था, जो 6 से 10 ईयर के बच्चों के अंतर्गत आती है। जैसे कि टिट फॉर टैट, आपने सुना होगा, जैसे को तैसा। अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो स्कूल जाने लगते हैं 6 to 10 ईयर्स में, मतलब 5 और 6 से आजकल बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। तो इस मान लीजिए वो टिफ़िन लेके जाते हैं, अब उनको क्लास में टिफ़िन बैठ के खा रहे हैं अपने और दोस्तों के साथ। तो कोई पास्ता लेकर आया है तो कोई सैंडविच लेकर आया। अब पास्ता वाले बच्चे को सामने वाले बच्चे का सैंडविच खाना है, तो वो उससे मांगेगा कि मुझे अपनी सैंडविच दे थोड़ी सी। परंतु जो पास्ता वाला बच्चा है वो भी तो ये कहेगा ना कि तू मुझे अपनी सैंडविच दे या फिर तू मुझे अपना पास्ता दे, तभी मैं तुझे दूंगा। तो इस प्रकार तुम मुझे अपनी चीज़ दो तो मैं तुम्हें अपनी चीज़ दूंगा। टिट फॉर टैट, या फिर तू मेरी पीठ खुजा मैं तेरी पीठ खुजाऊंगा। इस तरीके के जो विचार डेवलप होते हैं, इस प्रकार के जो नैतिक आचरण डेवलप होते हैं इस उम्र के बच्चों में, इस तरीके के नैतिक विचार को हम डेवलपमेंट मान सकते हैं। ऐसा कोहलबर्ग का कहना है कि इस अवस्था में बच्चे इस तरीके की सोच या विचार रखते हैं। जैसे कि यदि उसका कोई उद्देश्य झूठ बोलने से पूरा होता है, यानी कि कोई बालक है वो झूठ बोल रहा है और उसका उद्देश्य पूरा हो रहा है तो वो झूठ बोलेगा। अगर भूख लगी है तो चुरा कर कुछ ना कुछ खा लेगा। वह इन क्रियाओं को नैतिक आचरण ही समझता है, मतलब इस तरीके की जो क्रियाएं करता है उसको नैतिक आचरण समझता है। और नैतिक विकास की इस अवस्था का आधार बालक का अहंकार होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि अहम केंद्रिता की अवस्था के अंतर्गत क्या होता है। बच्चे टिट फॉर टैट जैसी जो है चीज़ों के माध्यम से शेयरिंग करते हैं, और अगर वो झूठ बोलने से उसका कोई काम हो रहा है तो वो झूठ भी बोलते हैं। आपने छोटे बच्चों को झूठ बोलते देखा भी होगा, उनको डांट भी लगाई होगी। तो इस तरीके से जो सेकंड अवस्था के अंतर्गत है उनके अंदर अहंकार का जो है भाव उत्पन्न होता है। अगले स्तर को हम देखेंगे, यानी कि जो हमारी दूसरी अवस्था है, परंपरागत स्तर या फिर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। कन्वेंशनल लेवल 9 to 15 ईयर्स के इसके अंतर्गत बच्चे आते हैं। इसमें जो पहली स्टेज है वो है प्रशंसा की अवस्था। प्रशंसा की अवस्था 9 to 12 ईयर्स के बच्चों के अंतर्गत आती है। अच्छा लड़का या फिर अच्छी लड़की उन्मुखता, यानी कि गुड बॉय और गुड गर्ल ओरिएंटेशन। अब ये क्या है? इस अवस्था में बच्चा जो भी करता है वह दूसरे लोगों के द्वारा उसकी प्रशंसा करने के लिए करता है, यानी कि दूसरे उसकी तारीफ़ करेंगे। अब बच्चा है, अगर क्लास में मान लीजिए फर्स्ट जो है एग्ज़ाम हुआ, उसमें उसने अच्छे स्कोर किए, तो जो उसका सेकंड एग्ज़ाम होगा उसमें भी अच्छे स्कोर करने की कोशिश करेगा, क्योंकि फर्स्ट जब एग्ज़ाम हुआ उसका तो उसमें उसको बहुत ही प्रशंसा मिली, यानी कि टीचर ने भी उसकी तारीफ़ की, मम्मी पापा ने भी तारीफ़ की, उसके दोस्तों ने भी तारीफ़ की। तो उसको ऐसा लगा कि मुझे अब आगे भी अच्छे नंबरों से ही पास होना है, यानी कि क्लास में फ़र्स्ट आना है। तो मतलब वो ऐसा क्यों करता है? दूसरों से प्रशंसा प्राप्त करने के लिए करता है। इस अवस्था में बच्चे उन्हें व्यवहारों को उचित व नैतिक मानते हैं जिनके लिए परिवार, स्कूल, पड़ोसी, मित्र मंडली से प्रशंसा प्राप्त होती है। इस अवस्था में बच्चे के चिंता का स्वरूप समाज द्वारा निर्धारित होता है।
यानी कि बच्चा प्रशंसा पाने के लिए। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत से बच्चे होते हैं, उनकी ज़रा सी भी तारीफ़ कर दिया जाए, जैसे कि जैसे मान लीजिए कोई दादा ही है, उसका दादा है या फिर नाना है, तारीफ़ कर देता है अपने पोते की कि मेरा बेटा बहुत काम करता है, मेरा तो पोता बहुत काम करता है, देखो मुझे भी 1 ग्लास पानी ला के दे देगा। तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं कि मुझे तो तारीफ़ मिल रही है, मैं बहुत अच्छा हूँ, फटाक से वो 1 ग्लास पानी लेकर आकर आपको दे देगा। तो इस प्रकार अपनी प्रशंसा को पाने के लिए वो क्या करते हैं, वो कार्य को करते हैं। अगली अवस्था को हम देखेंगे सामाजिक अनुरूपता, यानी कि सोशल कन्फर्मिटी, यानी कि 12 to 15 ईयर्स के बच्चों के लिए है। अब वह समाज जो स्वयं एक लक्ष्य मानने लगता है, यानी कि समाज को वह लक्ष्य मानने लगता है इस उम्र में आके, जब 12 से 15 साल का बच्चा होता है, इस अवस्था में पहुंचकर नियम समझने लगता है, नियम को समझने लगता है। सामाजिक नियमों के विरुद्ध प्रत्येक कार्य को अनैतिक मानता है, यानी कि समाज के विरुद्ध जो कार्य होते हैं तो उनको अनैतिक मानता है। जैसे कि चोरी करना गलत है, तो दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए थी। इस उम्र में आकर बच्चे की जो सोच डेवलप होती है, यानी कि उसके अंदर जो नैतिक विचार आते हैं, वो यही आते हैं कि समाज में जो चीज़ गलत है वो नहीं करनी चाहिए। यानी कि हेंज ने चोरी की अपनी पत्नी को बचाने के लिए, परंतु उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये समाज के नियमों के विरुद्ध है कि चोरी करना गलत बात है। हम स्कूल में भी पढ़ते हैं कि चोरी करना गलत बात है, भले ही वो अच्छे काम के लिए, यानी कि अपनी पत्नी को बचाने के लिए कर रहा था, लेकिन यहाँ पर ये नियम गलत है। समाज के द्वारा जो बनाए गए नियम हैं उनमें से ये गलत है नियम कि आप चोरी नहीं करिए, ऐसा हमें सिखाया जाता है। तो ये उसके आधार पर जो है दवा की चोरी करना गलत है। ये सामाजिक अनुरूपता के अंतर्गत आता है कि बच्चों की सोच ऐसी होती है इस स्टेज पर, या फिर ऐसे उनके नैतिक विचार होते हैं। अगली स्टेज को देखेंगे, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता या फिर उत्तर परंपरागत स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल 15 to 18। अब इसके अंतर्गत सामाजिक सहमति की अवस्था, जो इसकी पहली स्टेज है, स्टेज ऑफ सोशल एग्रीमेंट 15 to 18 ईयर। अब इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत बच्चों के अंदर कैसे नैतिक विकास का डेवलप हो रहा है, इस एज में बच्चा क्या सोचता है समाज के लिए, या फिर जो समाज में बनाए गए कानून हैं उनके लिए। व्यक्ति यह मानने लगता है कि व्यक्ति को सामाजिक नियमों का पालन करना चाहिए, यानी कि जो समाज में नियम बनाए हैं उनको पालन करना चाहिए। और पालन क्यों करना चाहिए, इसीलिए किया जाना चाहिए क्योंकि समाज हमारे हितों की रक्षा करता है। समाज जो नियम बनाता है क्यों बनाता है, हमारे हितों की रक्षा करने के लिए बनाता है, ऐसा मानना है बच्चों का इस उम्र के। वो हमारा दायित्व बनता है, इससे हमारा क्या दायित्व बनता है कि हम समाज के नियमों का पालन करें, हम भी समाज के नियमों को मानें। अगर व्यक्ति सामाजिक नियमों का पालन नहीं करता है तो व्यक्ति व समाज के बीच का समझौता टूट जाता है। अतः अपने नियमों, परंपराओं, कानूनों के द्वारा समाज व्यक्ति को स्वतंत्रता, अधिकार और सुरक्षा प्रदान करता है। अब 15 to 18 अगर हम इस उम्र की बात करें तो 15 से 18 साल के बच्चों में इतनी मैच्योरिटी आ जाती है, उनके अंदर अंदर इतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि वो अपनी जो समाज में जो नियम बने हैं उनके बारे में बहुत कुछ जानने लगते हैं। अर्थात कि राइट टू वोट अगर हम बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है राइट टू वोट, इस उम्र के बच्चे यानी कि 18 साल के हो या फिर 21 साल के बच्चों, उनको वोटिंग करने का जो है अधिकार प्राप्त हो जाता है। गवर्नमेंट ने दे रखा है कि 18 की उम्र के जब बच्चे हो जाते हैं तो वोट डाल सकते हैं, यानी कि बच्चों को इतनी स्वतंत्रता दे दी जाती है कि वो अपने नेता को या फिर अपने समाज के जो भी संचालन करने वाला है उसको चुन सकते हैं। वो सही और गलत, यानी कि समाज में क्या सही है क्या गलत है, इसके लिए किस प्रकार का हमारा आने वाला नेता होना चाहिए उसके बारे में ये मतलब उसके लिए ये वोटिंग कर सकते हैं। तो इस अवस्था में उनका यही बच्चों का मानना होता है, इस नैतिक विचारों का जो उनके अंदर विकास होता है वो इसी रूप में होता है कि जो भी नियम बनाए गए हैं हमें उनका पालन अवश्य करना चाहिए, परंतु अगर नियम गलत है तो उनको तोड़ भी देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नियम बनाए गए हैं तो नियम का हम पालन करेंगे, परंतु अगर वो नियम गलत हैं तो उनको तोड़ा भी जा सकता है। ऐसा इस उम्र के बच्चे जो है अपने अंदर इस प्रकार की भावनाओं का उनके अंदर विकास होता है।
भावनाएं भी रखते हैं कि नियम अगर गलत है तो हमें तोड़ना है, नियम सही है तो हम उसका पालन करेंगे। अब अगली स्टेज आती है विवेक की अवस्था। अब विवेक की अवस्था क्या है? जो 18 से अबव की है, जैसे कि गलत और सही में अंतर कर पाना, हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग। अब ये क्या है? विवेक की अवस्था क्या है? आप जैसे गांधी जी को देखेंगे, विवेकानंद स्वामी को देखेंगे, या फिर आप रविन्द्रनाथ टैगोर को देखेंगे, गौतम बुद्ध हैं, महावीर स्वामी हैं, ऐसे बहुत से जो है व्यक्ति आए समाज में, जिन्होंने समाज में एक छाप छोड़ी, जिन्होंने समाज में परिवर्तन लाया। ये परिवर्तन आया क्योंकि उनके अंदर विवेक था। उनके अंदर क्या था? विवेक। उनके अंदर सही और गलत की पहचान करने की शक्ति थी। ऐसी थिंकिंग थी जो बहुत ही हाईएस्ट थी, जो हर कोई नहीं कर सकता है। तो इस उम्र में यानी कि 18 के बाद बच्चों के अंदर ऐसे नैतिक विचारों का डेवलप होता है जिससे कि बच्चे सही और गलत में अंतर कर पाते हैं, जो ऐसे व्यक्ति बनकर उभरते हैं, यानी कि जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर बनकर उभरे, महात्मा गांधी बनकर उभरे, इस प्रकार के व्यक्तियों जो है ऐसे बनकर उभरते हैं जो समाज के कल्याण के लिए काम करते हैं। सामाजिक कल्याण, समाज का कल्याण हो, लोगों का कल्याण हो। स्त्रियों की जो सती प्रथा थी उसका खंडन किया गया, यानी कि स्त्रियों को स्वतंत्रता पूर्वक रहने का अधिकार प्राप्त हुआ, शिक्षा का अधिकार प्राप्त हुआ। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि उन व्यक्तियों में विवेक था, उन व्यक्तियों में कुछ कर गुजरने की जो है क्षमता थी। तो आई होप कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आती है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकती हैं, या फिर जो भी इस पीडीएफ में लिखा हुआ है उसको आप पढ़कर समझ सकते हैं कि आखिर ये स्टेजेस क्या है और ये प्रत्येक स्टेज क्या कहती है, हमारे किस नैतिक विकास के डेवलप की बात करती है। हर उम्र में, हर अवस्था में बच्चों की जो सोच होती है वो उनके अकॉर्डिंग जो है अलग अलग होती है। उसी के आधार पर उनके नैतिक मूल्यों का जो है उनके अंदर डेवलप होता है, यानी कि जिस प्रकार के समाज में बच्चा रहता है उसी रूप में उसका डेवलपमेंट होता है। आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे अब यहाँ पर कोलर वर्ग की जो नैतिक विकास की कुछ आलोचना भी की गई है, जैसे कि कैरोल गिलिगन है, इन्होंने इनके जो ये सिद्धांत दिया है इसकी आलोचना की है। आलोचना में इन्होंने कहा है कि सभी संस्कृतियों पर यह सिद्धांत लागू नहीं होता है, यानी कि सभी संस्कृतियों पर यह सिद्धांत एप्लीकेबल नहीं है। ऑल कल्चर्स में लिंग रूढ़िवादिता पाई गई है, यानी कि इन्होंने सबसे ज़्यादा जो फोकस किया है वो लड़कों पर किया है, तो इस चीज़ पर भी इन्होंने आलोचना की है। और काल्पनिक परिस्थितियाँ, यानी कि जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन्होंने क्रिएट की है, यानी कि जो कहानी इन्होंने बनाई हिंज की दुविधा, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस किए हैं। तो इसको भी ये क्या मानते हैं? ये गलत मानते हैं कि नहीं, इसके अकॉर्डिंग हम किसी के व्यवहार का कैसे पता लगा सकते हैं, क्योंकि बच्चा किस समय किस मूड में है, वो किस प्रकार आंसर दे रहा है, तो इस चीज़ से हम किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं, या फिर हम उसके नैतिक विचारों को कैसे जान सकते हैं। इस प्रकार इन्होंने कैरोल गिलिगन ने इनकी आलोचना की है। इसको भी आप ध्यान में रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन का स्तर अब इतना बढ़ गया है, एग्ज़ाम से कंपटीशन वगैरह इतने बढ़ गए हैं कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछ ले, कहाँ से पूछ ले, तो आप हर चीज़ को ध्यान में रखेंगे। और थ्योरी अगर आपको ना समझ में आई हो तो आप फिर से इसको एक बार देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट है उनको आप लिख लीजिए और रिवीजन करिए, जिससे कि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चंस आता है तो आपका छूटे नहीं। आज की हमारी क्लास यहीं तक थी, हम फिर मिलेंगे आपको एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और बाय। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइए, जिससे कि मैं कोई भी नया वीडियो डालूँ तो वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। लाइक करना और शेयर करना ये तो आपके ऊपर है। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप लाइक करिए, नहीं तो मत करिए, कोई बात नहीं। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।